ओके। तो हमने सबसे पहले लिया था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो मैटर अभी तक हमको सबको पता चल गया कि मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज मास। ओके। उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। चलो एक रिमाइंडर क्वेश्चन की, सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता है कि प्लाज्मा क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज प्लाज्मा? थोड़ा थोड़ा याद करो। कौन बताएगा व्हाट इज प्लाज्मा? दिव्यांदक्ष, दिशा, याद आ रहा है? नहीं? हेलो? नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आ रहा बोल दो। सर नहीं याद आ रहा। सर नहीं याद। ओके। तो कोई कोई बात नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तो तुमको पता है, वो तो पता है एटलीस्ट। यस सर। ओके। यस सर। यस। तो प्लाज्मा मैंने जो बोला था, प्लाज्मा इज सिमिलर टू गैस। पर हम अगर गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे डाल दे गैस को, तो इट टर्न्स इनटू प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज हाईली, ये लिख लो, हाईली आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए डेफिनेशन लिख दो। प्लाज्मा इज एन हाईली आयोनाइज्ड गैस। तो जब गैस को 1000 डिग्री 1 लाख डिग्रीज पे हीट करते हैं, जैसे सन सन हो गया, कोई ऑर्बिट में कोई मिल्की वे जैसे कोई गैलेक्सी हो गई जहाँ कोई और स्टार्स है, वहां पे बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है, तो गैस टर्न्स इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा इज वेरी सिमिलर टू गैस, पर इट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इट्स एन आयोनाइज गैस बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स। तो इसमें हम आएंगे, मैं तुमको बताऊंगा कि प्लाज्मा बनता कैसे जब हम एटम्स पढ़ेंगे, ठीक? तो स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था हमने कि बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सॉलिड में डिस्टेंस बहुत कम था और ये हाईली पैक्ड है, करेक्ट। लिक्विड में डिस्टेंस कम था लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पा रहे थे, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और गैस में वो एक दूसरे से दूर दूर थे और दे कुड फ्रीली मूव, ऑल द पार्टिकल्स इनटू गैस कैन फ्रीली मूव। तो ये हो गया इसका। हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन स्टेट ऑफ द मैटर गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज अ मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू सॉलिड इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। तो जो हमने यही ट्रिक क्वेश्चन किया था कि जब गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे डाल देंगे तो इट टर्न्स इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। और प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें ज्यादा डेप्थ जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये समझ लो कि गैस को अगर तुम बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर दो, 1000 डिग्री 1 लाख डिग्री वगैरह पे, तो इट टर्न्स इनटू गैस। तो ये हो गया हमारा लास्ट टाइम तक का। तो अभी हम कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो ये तो पता है आपको कि ऑल जो सब ऑब्जेक्ट्स है, मैंने जो बोला था कि टेबल, चेयर, परफ्यूम बॉटल, पेन, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच टेक्स अ प्लेस एंड हैज मास। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमारे क्लियर है। ओके। Properties are are the specific characteristic that describe matter. Matter can be identified using its specific properties. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको बोलूं कि यार किसी भी चीज की, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है, तो उसको तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो ये मान लो कि यहाँ पे एक पेन है, ओके, यहाँ पे एक टेबल है। टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे। यहाँ पे आइसक्रीम है, आइसक्रीम का कोन है, ओके। एक दिया है, यहाँ पे एक छोटी सी फ्लेम। तो इन चीजों को तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि ये सब अलग अलग कैसे बन रहे हैं? तो इनके अंदर के जो पार्टिकल्स है, जो जिन चीजों से ये बना है, उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे टेबल, एक पेन मेटल से बना होगा किसी, करेक्ट, मेटल से बना होगा तो वो शाइनी होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसकी जो लीड होगी वो लेड से बनी होगी, तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो घिस घिस के हम पेन, चलो पेंसिल होगी तो अगर लीड से उसकी टिप बनी होगी तो हम उसको घिस घिस के हम लिख सकते हैं। टेबल ये वुड से बना होगा, उसके ये जो रॉड्स है ये मेटल से बने होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। वुड इसीलिए होगा कि वहां पे कोई कट पिट्स ना आए, कंफर्टेबल हो। आइसक्रीम का कोन, दिस शुड बी एडिबल, ये खाते आना चाहिए। ये आइस फॉर्म में होना चाहिए ऊपर का आइसक्रीम, और नीचे का कोन शुड बी समथिंग विच यू कैन ईट। दिया अगर देखा जाए तो दिस शुड बी मेड फ्रॉम सॉइल, और ये होगी फ्लेम।
तो एनीथिंग ऑब्जेक्ट विच यू सी राइट, दोज आर मेड अप ऑफ फ्रॉम पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। तो हम उस मैटर को, उस ऑब्जेक्ट को उन प्रॉपर्टीज के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस किस चीज से बना है, उससे हम आइस की डेफिनेशन दे सकते हैं, करेक्ट। आइस किसी चीज से बना है, वाटर किसी चीज से बना है। तो कोई भी चीज होगी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द मैटर। तो मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव सम प्रॉपर्टीज। ओके, ऑल मैटर हैज द जनरल प्रॉपर्टीज मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो मास और वेट सभी इसका होता है। वॉल्यूम और डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी पता है किसी को? हेलो? नो सर। नो? ओके। मास और वेट तो पता है। मास सर मतलब मेरे को तुम्हारा, पता है, हाँ दक्ष। वॉल्यूम मतलब पता है, डेंसिटी मतलब नहीं पता। ओके ठीक है, मास और वेट तो पता है, करेक्ट। मास और वेट मोर और लेस इंटरचेंजेबल टर्म्स है। मास मतलब किसी भी चीज का मास, कि ही वेज 20 kg, इसका वेट है। वेट को हम एज अ मास पकड़ते हैं। तो मास और वेट मोर और लेस सिमिलर मान लो। वेट इज अ फोर्स, मास इज अ सम स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोनों मोर और लेस इंटरचेंजली हम यूज करते हैं ओरिजिनल टर्म्स पे, लेकिन केमिस्ट्री में उसका उतना ये है नहीं कि हम बहुत डिफरेंशिएट करेंगे नहीं। वॉल्यूम क्या होता है? एक बॉटल ले ली, ओके, एक 3D बॉटल पकड़ लो। तो इसके अंदर जो स्पेस है, करेक्ट, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाइड विद इन अ क्लोज सरफेस। ये मैंने ऐसे कटोरी बना ली और ऊपर ढक्कन रख दिया, तो इसके अंदर जो भी चीज है, करेक्ट, स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन अ क्लोज क्लोज सरफेस। तो इस चीज को बोलते हैं हम वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम ये हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया ये पूरा। तो इसका मैथमेटिक्स में हम पूरा पढ़ते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे जान सकते हैं। जैसे सर्कल हो गया, सर्कल का कोई वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि सर्कल इज अ 2D थिंग। लेकिन हम ही इसको स्पीयर बना दे, स्पीयर मतलब बॉल की तरह। तो बॉल के अंदर की जो चीज है, करेक्ट, जो स्पेस है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। और डेंसिटी एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी समझ, डेंसिटी इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी क्या होती है? किसी चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा ना, देन इट, अगर पानी के अंदर पत्थर डाला, करेक्ट, तो एक जनरल टर्म से समझने के लिए ये समझ लो, पानी के ऊपर पत्थर डाला, तो पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है तो पानी के अंदर चला जाएगा। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, कि कम वॉल्यूम कम होना चाहिए, उसका मास ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलते देखो कि एक आयन ले, 1 किलो 1 kg ऑफ आयन ले लिया, ओके, 1 kg ऑफ आयरन और 1 kg ऑफ कॉटन ले लिया। तो किसका साइज बड़ा होगा? 1 kg ऑफ आयरन और 1 kg ऑफ कॉटन। मेरे को बताओ, दिखने में बड़ा वन केजी ऑफ कॉटन। करेक्ट, 1 kg ऑफ कॉटन, इतना कॉटन लगेगा तब जाके 1 kg बनेगा। और आयरन का 1 kg का इतू सा होता है। तो जैसे कॉटन का इतना बड़ा साइज हो जाता है, करेक्ट, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है क्योंकि इतना वॉल्यूम में कॉटन चाहिए, और आयरन का वॉल्यूम कम होगा। तो हम जाते हैं, अरे अरे अरे, कीप, एक सेकेंड, मेरे को ब्लैंक पीपीटी बनाने दो। 1 kg कॉटन, 1 kg आयरन। तो ये कितना दिखेगा? इतना सा डिब्बा दिखेगा, और ये कॉटन होगा इतना बड़ा, करेक्ट, तब जाके 1 kg बनेगा। तो इसका मास कितना है? 1 kg। इसका मास है भी 1 kg, लेकिन इसका वॉल्यूम है बहुत बड़ा, तो ये हो गया कैपिटल वी, और ये हो गया स्मॉल वी। ओके, तो और कैपिटल वी तो बड़ा होगा, करेक्ट। तो मतलब अगर इसका, मैं मेजर बताऊंगा नहीं अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर इसका वॉल्यूम है 10, तो इसका वॉल्यूम होगा बस 2, क्योंकि ये तो दिखने में बहुत छोटा है, करेक्ट, इसका साइज छोटा है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इसका हो गया 1, और कॉटन का वॉल्यूम हो गया 10। तो 1/10 इक्वल्स टू 0.1। ओके, इसका ये मान लो कि इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, और इसका हो गया केजी, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी हो गया, ठीक, कॉटन का। और आयरन का डेंसिटी हो गया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया, मास इक्वल्स टू 1,
और वॉल्यूम हो गया 2, तो ये 0.5 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी हो गया 0.5, इसका डेंसिटी हो गया 0.1। तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.1, करेक्ट। तो इसका डेंसिटी, आयरन का डेंसिटी, सो इक्वल मास में अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम लग रहा है, करेक्ट, तो उसका डेंसिटी कम होता है। तो इसीलिए अगर पानी में हम कॉटन और आयरन डालेंगे तो आयरन जल्दी सबमर्ज हो जाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। कॉटन का डेंसिटी कम है, इसलिए इट विल गो स्लोली। और जैसे जैसे कॉटन गीला होता जाएगा उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे देखो कॉटन को अपने पानी में डाल दिया तो कॉटन छोटा छोटा होने लगता है, करेक्ट। पहले एकदम बल्कि बल्कि फ्रेश फ्रेश बहुत बड़ा होता है, बट जैसे ही पानी में जाता है वो, या फिर उस पर पानी छिड़को, तो वो छोटा छोटा कम होने लगता है। मतलब उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। अगर वॉल्यूम कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी, तो उसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है। तो ये स्मॉल कंसेप्ट हो गया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी लिख लो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब तुम ये समझ लो जनरल टर्म्स में कि यार कितना डेंस है कोई चीज, करेक्ट। कितनी डेंस कैसे होगी, क्योंकि बहुत छोटी चीज में बहुत ज्यादा वेट है, मतलब इट्स वेरी डेंस। अगर डेंस ना होना मतलब बहुत ज्यादा एरिया में कम मास है, मीन्स इट्स नॉट डेंस। इट्स लाइक छोटे एरिया में बहुत ज्यादा मास, मतलब छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत हेवी है, मतलब इट्स वेरी डेंस, करेक्ट। लेकिन मैं इतनी बड़ी चीज उठा रहा हूँ लेकिन उसका कोई वेट फील नहीं हो रहा है, मतलब इट्स नॉट डेंस, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो ये जनरल टर्म्स में हो गया। तो ये फॉर्मूला लिख लिया सबने, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और उसका यूनिट यस। होता है, यस सर। मास का होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो केजी बाय मीटर क्यूब की। ओके, ये हो गया। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। यस यस। सर। हाँ सर। ओके चलो, मेरे को तीनों की आवाज तो आ गई। तो हम यहाँ थे, करेक्ट। सर इसके एग्जांपल्स लो ना। एग्जाम्पल देखो यार, डेंसिटी ना तुमको आंखों को दिखता नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक हो गया कि कॉटन एंड आयरन। एक हो गया, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स बोलूं, तो एक चीज है सब्सटेंस वन, उसका मास है 5 kg, और उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। ओके। सब्सटेंस टू है, उसका मास है 50 kg, और उसका वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब। तो मेरे को बताओ कि सब्सटेंस वन और सब्सटेंस टू में से दोनों की डेंसिटी कितनी होगी, और कौन ज्यादा डेंस है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू कितनी होगी। सर सब्सटेंस 1 की 5 है और सब्सटेंस 2 की 10 है। ओके। तो विवान और दक्ष तुम भी लिखो, लेकिन तुम पहले फॉर्मूला लिखोगे, करेक्ट। मतलब गो स्टेप बाय स्टेप। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका भी डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो दक्ष और विवान, 1 मिनट ले लो, शांति से सोचो कि इसका मास कितना है, इतना वॉल्यूम कितना है, इसका मास कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, फॉर्मूला में डालो, डेंसिटी निकालो, और मेरे को बताओ कि दोनों की डेंसिटी कितनी है और कौन ज्यादा डेंस है। ऋषा, वैसे यू आर राइट। विवान और दक्ष को थोड़ा टाइम देंगे हम। आ रहा है विवान और दक्ष। सर सब्सटेंस 1 का 5 और हम्म। सब्सटेंस 2 का 10। ओके। दक्ष यस तुम्हारा। सर, वही आया। ओके। तो मतलब डेंस कौन सा सब्सटेंस है, विच इज मोर डेंस। सब्सटेंस 2। करेक्ट। सब्सटेंस टू। ओके, तो इसका आया 50/5, 10, और इसका आया 5। तो अगर यूनिट देना है तो यूनिट क्या दोगे, केजी बाय मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर केजी था, नीचे मीटर क्यूब था, करेक्ट। इसका भी केजी, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। आ रहा है समझ। तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो पानी में डाला तो सबसे पहले डूबेगा सब्सटेंस टू, करेक्ट। तो हो गया क्लियर डेंसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की। डेंसिटी देखो लॉजिकली यस तो सर। समझ आ रहा है कि यार कितना डेंस होता है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन मैथमेटिकली हमको निकालेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके। लिख लिया सबने डेंसिटी, मतलब प्रॉपर फॉर्मूला के साथ निकाला, करेक्ट तुमने।
मतलब ऐसे नहीं कि यार हेलो हाँ मास सर। बोल दिया, वॉल्यूम बना दिया, 5/1/5। जब तक तुम एकदम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो ना, हमेशा एक पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर फॉर्मूला में एक एक चीज डाला करो। 5/1, तो 5/1 होगा 5 ऐसे। ओके, तो डेंसिटी हो गया। अदर प्रॉपर्टीज आर फिजिकल और केमिकल। तो किसी भी मैटर के ऑब्जेक्ट के, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है केमिकल, एक होती है फिजिकल। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को आज समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज इट डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द मैटर, और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इट चेंजेस द मैटर इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टी। तो हम इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट लुक्स, तो वो हमने कुछ टेबल पेन वगैरह के एग्जांपल्स लिए थे, करेक्ट। तो ये पता नहीं क्या, ये हरिकेन है शायद। टेबल, ये गैस बॉटल, ये स्टीम हो रहा है। ये पता नहीं क्या है, तो कुछ समझ आ रहा है क्या है, पता नहीं। ये है चप्पल, ये है ग्लास ऑफ जूस। ओके, तो इन सब के अलग सर अलग प्रॉपर्टी। हाँ, सर बोलो। पहला वाला साइक्लोन है। साइक्लोन ना, हाँ। करेक्ट। दिस इज साइक्लोन, टेबल, दिस इज गैस, दिस इज बॉटल, ये स्टीम हो रहा है। ये पता नहीं क्या है, लेकिन चलो कुछ भी हो, ये चप्पल है और ये जूस ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ जूस है। तो इन सबकी अलग अलग एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये स्वीट होना चाहिए, ये थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए क्योंकि हमें रोज चप्पल पहननी है। ये क्या है, ये तो वेपर, हमें पता है इसके क्लाउड, जाके ऊपर क्लाउड्स बनते हैं। ये बॉटल, बॉटल किस चीज का कंटेनर है उस हिसाब के इस बॉटल का मटेरियल होना चाहिए। अगर इसमें गैस है तो दिस शुड बी इनफ्लेमेबल, जो ऊपर का कवरिंग आ रहा है। टेबल चेयर रिजिड होना चाहिए क्योंकि हमें उस पर बैठना है। तो सबकी एक एक प्रॉपर्टीज है, तो उन प्रॉपर्टीज से तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो सब डिसाइड होती है। ठीक, ये हमने कवर किया कुछ एग्जांपल्स के साथ। फिजिकल वर्सेस केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ये समझ लो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ना देखने में आसान होती है, मतलब आंखों को दिखती है कि वाटर का आइस बन गया, वाटर की वेपर बन गई। कुछ कुछ जो आंखों को दिखती ना, जैसे आपने कोई सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस को तोड़ मरोड़ दिया, करेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने व्हीट फ्लोर लिया, करेक्ट। व्हीट फ्लोर मतलब आटा, रोटी बनाते टाइम। तो हम रोटी बनाते टाइम क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर बनाते हैं और फिर उसको तोड़ते मरोड़ते, मतलब उसको सर्कुलर शेप में लाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की तरह वो चेंज हो गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, करेक्ट। जब तक हम रोटी नहीं बनाते उसके साथ, क्योंकि इट्स शेप इज चेंजिंग बट नॉट इट्स प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर हमारा पहला आटा ऐसा था, करेक्ट, हमने कुछ फ्लोर बनाया और फिर उसका हमने छोटा सा पार्ट लिया और फिर उसकी रोटी बनाई। ऐसे रोटी मतलब वो बस ऐसे स्लांट कर दी। तो इसकी प्रॉपर्टी जरूर चेंज, शेप जरूर चेंज हो रहा है, शेप इज चेंजिंग बट ऑब्जेक्ट इज स्टिल द सेम, सर प्रॉपर्टी इज सेम। सर हाँ, हाँ विवेक। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म, जैसे कि क्ले होता है, करेक्ट। क्ले, स्पंज, और ये आप जैसे बोले आटा या हम्म, वो गीला आटा, तो ओके। वो सॉलिड होते हैं या कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो? हाँ, वो सारे क्या, सॉलिड नहीं, नहीं। दोज आर सॉलिड, दोज आर सॉलिड। क्योंकि स्पॉन्ज पकड़ लो, स्पॉन्ज, करेक्ट। हाँ। स्पॉन्ज को आपने हाँ। दबाया, प्रेस किया, प्रेस करके छोड़ने के बाद क्या होता है, छोड़ने के बाद इट रिगेन्स इट्स शेप, करेक्ट। अगर इस शेप में होगा, आपने प्रेस किया, बहुत तोड़ा मरोड़ा, बट देन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। सॉलिड में हमने क्या बोला है, यस। उसके एटम्स बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन इट्स स्पंज दबा हम इसलिए सकते हैं क्योंकि बिकॉज इट्स एन इलास्टिक। तो स्पॉन्ज क्या होता है कि हम दबाते हैं देन इट रिगेन्स इट्स प्रॉपर्टी, तो इट्स एन सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड आइडियली क्या होना चाहिए कि मैंने स्पॉन्ज को वाटर बाउल में डाल दिया, स्पंज अगर इसका शेप नहीं लेता है, इसका शेप ले लेगा अगर स्पॉन्ज, देन इट्स अ लिक्विड। वो लेता है, नहीं लेता है, इट रिगेन्स इट्स शेप एंड साइज, करेक्ट। वो ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स देके आप किसी भी चीज को तोड़ सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये बुक दिख रही है आपको, ये बुक क्या है, सॉलिड। सॉलिड। मैंने अभी सॉलिड। इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, रोल कर दिया, बट इट्स स्टिल अ सॉलिड, राइट। उसकी प्रॉपर्टी ये है यस। कि मैं उसको फोल्ड कर पा रहा हूँ।
आई गो बैक, वो ऐसे होगी, इट्स स्टिल अ सॉलिड। अगर इसको लिक्विड होना होता, मैं इसको बाउल में डाल देता, अपने आप अपना शेप चेंज कर लेता। सो इट्स नॉट अ लिक्विड, इट्स स्टिल अ सॉलिड। तो लिक्विड आपको पता चल जाएगा कि आप किसी में भी डाल रहे हो। मर्क्यूरी ले लिया, मर्क्यूरी निकाल के, मर्क्यूरी अगर लिक्विड फॉर्म में आप किसी बॉल में डाल दो, इट विल टेक द शेप ऑफ बॉल। बट यहाँ पे इट्स पार्टिकल्स आर नॉट स्लाइडिंग ओवर इट ईच अदर, इसलिए वो एक जगह पे इंटैक्ट है। दे आर वाइब्रेटिंग बट दे आर नॉट स्लाइडिंग, तो इट्स अ सॉलिड, और वो बहुत क्लोजली है, इसलिए दिस बुक हैज एन डेफिनेट शेप। एनीथिंग विच हैज अ डेफिनेट शेप इज अ सॉलिड। क्ले में यू कैन गेट कंफ्यूज, क्योंकि क्ले में उसकी प्रॉपर क्या बोलते हैं, इट्स शेप इज चेंजिंग। पर क्ले जब हम स्टैंड अलोन क्ले रखते हैं, करेक्ट, मतलब थोड़ा सा वेट क्ले, देन इट्स इन द शेप ऑफ सॉलिड। अगर हम उसको मोड़ दे, वो मुड़ जाता है, बट इट्स स्टिल देयर, इट स्टिल हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी, क्योंकि हम तोड़ तो किसी को भी सकते हैं। क्ले बहुत इजीली मोल्डेबल है, लेकिन ये जो मेरे पास ये स्टैंड है, करेक्ट, दिस इज नॉट इजीली मोल्डेबल, लेकिन मैंने इसको ताकत लगा के मोल्ड कर दिया। मोल्ड तो ये भी हो जाएगा क्ले की तरह, एंड देन इट विल रिमेन एज इज, पर इट्स स्टेशनरी, इट्स अ सॉलिड, सॉलिड, करेक्ट। तो कितनी भी रोबस्ट चीज हो, यू कैन बेंड इट एंड ब्रेक इट एंड चेंज इट शेप। तो अभी हम देखेंगे जो आपने बोला ना क्ले का, तो वो हर प्रॉपर्टी, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जैसे इसको बेंड कर दिया, इसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया, इसका कलर चेंज तो शायद इट्स अ कंफ्यूजिंग, बट दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, जो हमें आंखों को दिखती नहीं इतनी इजीली, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर समथिंग सच दैट कि जो केमिकल रिएक्शन से सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज कर दे। जैसे सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कभी आयरन को रस्ट होते हुए देखा है? यस। हाँ। आयरन यस। रस्टिंग, आयरन रस्टिंग में क्या होता है, जो आयरन होता है, करेक्ट, उस पे मेटालिक ब्राउनिश रेड कलर का रेड लेयर आ जाता है, करेक्ट। सो दैट्स अ केमिकल चेंज, क्योंकि लेयर। यू कैन नॉट रिकवर आयरन फ्रॉम इट। अगर किसी चीज को रस्ट लग गया, तो रस्ट लग गया, दैट आयरन इज डैमेज। तो इट्स अ केमिकल चेंज, जो हमें आंखों को दिखता नहीं कि कैसे हो रहा है, बट देन इट रिएक्ट्स। तो यूजुअली आयन क्या होता है, जो आयन है ना, तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है, और उनके रिएक्शन से एक अलग फॉर्मूला बनाता है। मैं आपको लिख तो देता हूँ, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। आयन का फॉर्मूला होता है Fe+O2, Fe2, सॉरी, Fe2O3 सर, और, हाँ हाँ, sir, what about the dissolvable substances like sugar and salt? शुगर एंड सॉल्ट, राइट, हमने मिक्सचर्स में पढ़ा था, करेक्ट। देखो, शुगर एंड सॉल्ट, हाँ, Hmm. इट विल बी केमिकल रिएक्शन, शुगर S- प्लस वाटर ना। Sir, हाँ, sir, अ, पर शुगर और सॉल्ट जब मतलब एक कंटेनर में होते, हम्म, जब एक कंटेनर में होते हैं तब वो सॉलिड दिखते हैं, पर अगर हमने उसमें उसको वाटर में मिक्स कर दिया तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो फिर वो क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है? नहीं नहीं, देखो, स्टैंड अलोन शुगर इज अ सॉलिड, स्टैंड अलोन वाटर इज अ लिक्विड। पर जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, करेक्ट, तो उन दोनों के साथ रिएक्शन होता है, करस्पॉन्डिंग जो शेक हमारा बनता है, करेक्ट, जो पूरा डिजोल्व होने के बाद, दैट्स अगेन अ लिक्विड, क्योंकि शुगर इसमें पूरा डिजोल्व हो जाता है वाटर में। तो डिजोल्विंग शुगर इन वाटर इज एन केमिकल रिएक्शन, देन इट बिकम्स लिक्विड। तुम ये मत सोचो कि अगर सॉलिड है, लिक्विड है, तो सॉलिड सॉलिड ही नहीं रहेगा, लिक्विड लिक्विड ही नहीं रहेगा। वो दोनों केमिकल रिएक्शन उन दोनों के साथ होगी, एंड देन करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कुड बी सॉलिड, कुड बी लिक्विड, और कुड बी इवन एयर। जब तुमने देखा होगा कि नेफ्थलीन की गोलियां देखी किसी ने, नेफ्थलीन की यस गोलियां सर। होती है यस। जिसकी हम स्मेल, तो वो जब एयर के साथ, नेफ्थलीन का मेरे को केमिकल फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन वो जो सब्सटेंस होता है वो तो सॉलिड होता है। वो जब एयर के साथ ये करता है, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन करता है, इट टर्न्स इनटू गैसेस, और जिसकी फ्रेग्रेंस हाँ हमें सर। आती है, करेक्ट। तो सर उसको ऐसे, सब्लिमेशन बोलते हैं ना? हाँ, जो हमने देखा था, करेक्ट। तो सॉलिड reacting with something in the gas, probably O2, oxygen, it turns into some steam or some smell, right, वो वेपराइज हो जाता है।
तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, शायद उससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ये क्ले वाला वगैरह, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो अगर सब्सटेंस इन इटसेल्फ चेंज हो रहा है देन इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द मैटर। तो आइडेंटिटी ऑफ द मैटर मतलब अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है, बेसिकली प्रॉपर्टीज यू नोटिस व्हेन यूजिंग वन ऑफ योर फाइव सेंसेस। सेंसेस क्या होता है? फील्स, लाइक, साइट, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। तो अगर किसी चीज को आप चेंज कर दो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें नोटिस हो रही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये चीजें चेंज हो रही है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि वो आपको दिख रहा है। केमिकल चेंज यू यूजुअली डोंट सी इट। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आगे लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का वेपर में चेंज होना, वाटर चेंजिंग टू वाटर वेपर। मतलब टेम्परेचर, ये हमने देखा था, टेम्परेचर दैट सब्सटेंस टर्न्स फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास गैस इज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल चेंज। क्यों इट्स अ फिजिकल चेंज? क्योंकि उसका जो वाटर है, करेक्ट, वाटर टू आइस, वाटर टू वेपर, वेपर टू वाटर, ये सब इंटरचेंजेबल है। आइस कभी भी वाटर में जा सकता है और वाटर कभी भी वेपर में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी हीट हमने उसको प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है कि सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन। तो आपको जो जो दिख रहा है ना, वो सब फिजिकल चेंजेस है। हम एक एक करके आगे जाते हैं। कलर चेंज, आई थिंक इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है नहीं, लेकिन कंडक्टिविटी। तो अगर किसी भी मेटल, हम मैं जब एटम पढ़ाऊंगा तब ये सिखाऊंगा, किसी भी मेटल को आप हीट दे रहे हो, करेक्ट, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो कर सकती है। इट्स अ फिजिकल चेंज। जो डेंसिटी हमने पढ़ी, इट्स अ फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सो दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, तुम फिजिकल चेंज की तरह मत देखो कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी भी चीज का कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। वो कंडक्ट कर सकता है, इज इट अ कंडक्टिंग चीज, और इट्स अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हमने जो डेंसिटी देखी, रिलेटिव मास टू वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, किसी को पता है? यस सर। बोलो, क्या होता है डक्टिलिटी? चलो मैं बता देता हूँ। डक्टिलिटी मतलब तुम किसी भी चीज सर को, रुको 5 मिनट। हाँ हाँ, हेलो, हेलो, ओके। डक्टिलिटी का क्या होता है? किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी, वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना तोड़ मरोड़ सकते हो। तो डक्टिलिटी मतलब एक होता है कि, चलो फॉर एग्जांपल, ये चीज ले ली मैंने, फॉर एग्जांपल ये वॉच ले लिया, ठीक है। वॉच को मैं बेंड कर सकता हूँ, इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ। तो डक्टिलिटी क्या होती है? जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, तब तक मैं इसको बेंड कर सकता हूँ, करेक्ट। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कहाँ पे यूज किया जाता है? मेनली जो हमारी कंडक्टिंग वायर्स होती है, करेक्ट, कॉपर वायर्स। कॉपर कैसा होता है? कॉपर यूजुअली, चलो इसे कॉपर मिल गया, आप कॉपर को ऐसे एक वायर में ये करते हो, एक वायर बना देते हो, करेक्ट। इसको मोल्ड कर करके बिफोर इट ब्रेक्स। तो डक्टिलिटी इज इट्स मेजर दैट हाउ मच कैन इट बी डिफॉर्म्ड। और उसका एक एग्जांपल हो गया वायर, हाउ कैन इट बी डिफॉर्म्ड इनटू अ वायर शेप। जितना क्या होता है कि तुम पतला कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, एक टाइम के बाद ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप उसको कितना पतला कर सकते हो, हाउ मच यू कैन मोल्ड इट इनटू वायर, इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डक्टिलिटी समझ आ गया? यस सर। यस ओके। सर। फ्रीजिंग पॉइंट सर इज और मेरा मेलेबिलिटी मतलब? मैलेबिलिटी आएगा, देखो नीचे आएगा, मैं बताता हूँ। एक एक करके चलते हैं, नीचे आएगा, कंप्लीट करते हैं, फिर अगर और कुछ क्वेश्चन रह गया तो। फ्रीजिंग पॉइंट हमने देख लिया था, टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। हार्डनेस, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है, यानी इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। लस्टर मतलब हाउ शाइनी इज इट, आपने गोल्ड सिल्वर देखा होगा, डायमंड देखा होगा, कितना शाइनी होता है। कार्बन का कोयला देखा होगा, वो बिल्कुल शाइनी नहीं होता। वुड भी देखा कि आप उसको घिस घिस के शाइन दे सकते हो, या फिर इट्स नॉट शाइनी। मैलेबिलिटी इज समथिंग कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
एक शीट फॉर्म में कितना प्रेस कर सकते हो, फ्लैटन इनटू अ शीट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने कॉपर का गोला लिया था, उसका हमने एक लंबा सा वायर कर लिया पतला, दिस इज डक्टिलिटी बिफोर ब्रेकिंग। और इसको हमने एक शीट फॉर्म में अगर ये कर दिया जिसका ब्रेड बहुत कम हो, सो दिस इज मैलिबिलिटी। आपने कभी देखा होगा कि एल्यूमिनियम शीट, सिल्वर शीट, कॉपर शीट्स, तो ये को भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक, फ्लैटनिंग इट इनटू अ शीट, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिबिलिटी। हर ऑब्जेक्ट मैलिएबल नहीं होता, करेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को तुम शीट फॉर्म में नहीं डाल सकते हो, हर ऑब्जेक्ट को तुम डक्टाइल फॉर्म में नहीं डाल सकते, थोड़ा सा डाल सकते हो। तो इट्स इट्स टेस्ट, तो ductility is it can be shaped into a it can be deformed and brought into shape of wire before breaking, and malleability is flattening it into a sheet form before breaking। तो ये चलो मैंने इसको और पतला कर दिया और पतला कर दिया, ये कॉपर शीट भी कभी ना कभी टूटेगी, तो कितना हम उसको पतला कर सकते हैं, शीट फॉर्म में ला सकते हैं, इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज मैलेबिलिटी। मास हमने देखा था, मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज देयर, मास 20 किलो 40 किलो। मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया, टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सोल्यूबिलिटी तुमने ये देखा, मेरे को पूछा था कि शुगर वाटर में कितना सोल्यूबल है कितना सोल्यूबल नहीं है, ये तो एग्जांपल हो गया, ये अलग अलग सोल्यूबिलिटी होती है। तो टेस्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी इज एन फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम, मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस समथिंग टेक्स अप, जो हमने देखा था ये स्पेस। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो फॉर एग्जांपल आपको किसी ने पूछा कि व्हाट आर, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप ये सब बोलोगे, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ मच हार्डनेस इट हैज, हाउ मच लस्टर इट, लस्टर, हाउ मच शाइनी इट इज, उसकी ऑर्डर क्या है, उसकी फ्रेग्रेंस क्या है, उसका कलर क्या है, दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन मैटर। तो मैटर किसी आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, समझ आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो भी हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस सर। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो मैंने आपको बोला कि विच यू कैनॉट सी। केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा किसी भी दूसरे चीज के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है, नहीं, केमिकल रिएक्शन, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आयरन को हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं Fe, हाँ, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। तो ये जब आयरन, क्या देखो आयरन मेटल है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, ये डक्टाइल होता है, करेक्ट, आयरन इज मैलिएबल एज वेल, मतलब उसको शीट फॉर्म में भी डाल सकता है, आयरन सॉलिड फॉर्म में, इसको लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा मेल्ट कर दो तो, ज्यादा हीट करके। तो ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। आयरन इज शाइनी, आयरन, और क्या क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्या क्या था, आयरन का मास हमको पता है, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। ऑक्सीजन की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है कि इट्स इन द गैस फेज, ये डक्टाइल नहीं होता, मैलेबल नहीं होता है, इसका फ्रेग्रेंस नहीं होता ऑक्सीजन का, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमको पता होगा, इसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हमको पता होगा, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डस आयन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो आपको आंखों को नहीं दिखेगी, करेक्ट, आयरन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन यू विल नेवर नेवर बी एबल टू सी। आप इसका बाय प्रोडक्ट जरूर देख सकते हो, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, Fe2O3.NH2O। तो ये हो गया उसका कुछ, तो ये हो गया फॉर्मूला, अपना अपना जो रस्ट है ना उसका ये फॉर्मूला हो गया, ये हम पढ़ेंगे आराम से, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला ये हो गया। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, इसका कलर क्या, आयरन का कलर क्या होता था मैं भूल गया, आयरन हैज सम स्पेसिफिक कलर, ऑक्सीजन का कोई कलर होता नहीं है, लेकिन रस्ट का कलर होता है मेटालिक ब्राउन, मेटालिक ब्राउनिश, करेक्ट। रस्ट का स्मेल होता होगा, रस्ट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, डस आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सो दिस इज अ केमिकल चेंज Fe2O3। okay, notice that chemical properties aren't easy to observe unlike physical properties, so this reaction is not physically observable। समझ आ रहा है, Fe2O3 मतलब रस्ट यस बनना सर। इज अ केमिकल रिएक्शन।
मेरे को कोई एक एग्जांपल देगा? चलो मैं ही दे देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपके लिए बहुत नया है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि स्टमक में या लीवर में, हाँ स्टमक में शायद, आपके फूड के साथ कुछ एंजाइम्स रिएक्ट करती है। जो एंजाइम्स आती है लीवर से शायद, करेक्ट? मैंने भी पूरा लेक्चर पढ़ा नहीं था, मैं भी अभी के साथ पढ़ रहा था। लीवर से कुछ एंजाइम्स आती है जो स्टमक में फूड के साथ रिएक्ट करती है। सही बोल रहा हूँ मैं या कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत हो सकता हूँ बायोलॉजी में। ऐसी स्टमक में ही होता है, करेक्ट? यस, करेक्ट, लीवर लीवर से से कुछ, पैनक्रियाज आते हैं और स्टमक में मिक्स होते हैं उसके साथ। करेक्ट, लीवर और पैंक्रियास से कुछ एंजाइम्स आएंगे और फूड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब फूड के साथ रिएक्ट करता है ये एंजाइम्स, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, एंड देन इट ब्रेक्स इनटू फैट्स, प्रोटीन्स, और अलग अलग फूड पार्टीशन में आप इस फूड को ब्रेक करते हो, करेक्ट? सो दिस हैपेंस ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग ऑन द फूड। ओके, फूड के साथ वो एंजाइम्स रिएक्ट करेगी और आपके फूड को अलग अलग पार्टीशन में ब्रेक करेगी। फिर फैट्स आपके बॉडी के एक फंक्शनलिटी के लिए यूज होंगे, प्रोटीन्स आपके फंक्शन किसी और फंक्शनलिटी के लिए यूज होंगे। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। और एक केमिकल रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है आपको? Yes, sir. यस सर। चलो कोई बताओगा मेरे को फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कैन आई सर? यस सर। सर मैं बताऊं? हाँ चलो सर बताओ। कैन आई? चलो एक एक करके बताओ, अभी विवान बोल दो, चलो पहले मेरे को पहले उसका आवाज आया। Photosynthesis is the process of giving of making the food by the leaves. ओके, दक्ष? Plant make the food with the help of photosynthesis in his leaves. ओके, दिशा करेक्ट है? Yes, sir. ओके, तो फोटोसिंथेसिस इज एज वेल अ, व्हाट डू से, इट्स अ केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन जैसे, फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ शुगर, ग्लूकोज। तो ये होगी फॉर्मल डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, आपने कोई पढ़ा होगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं CO2, अगर आपको पता होगा तो ठीक है। वाटर का होता है फॉर्मूला H2O, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमें चाहिए होता है लाइट, करेक्ट? इस प्रोसेस में प्लांट क्या बनाता है, शुगर। शुगर, अगर इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा C6H12C6, ये आप इग्नोर कर दो, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, शुगर बनाता है। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और इस शुगर को हम बोलते हैं, इट क्रिएट्स एनर्जी फॉर द सिस्टम। तो शुगर, जब हम शुगर खाते हैं ना, आपको इंस्टेंट हीट आता है, यू गेट एनर्जी। तो सिमिलर टाइप में फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर वाटर रिएक्ट करो लाइट के प्रेजेंस में, तो प्लांट मेक्स, व्हाट डू से, प्लांट मेक्स दिस फूड फॉर इटसेल्फ। तो दिस इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज एज वेल अ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे केमिकल रिएक्शन से आप अपने सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो एक बेसिक डिफरेंस पता पता चल गया कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या हो गया। फिजिकल वर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू कैन सी, विजिबल होती है, शेप, कलर, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सॉलिड है, लिक्विड है, उसका स्मेल क्या है, वो पानी में सोल्यूबल है या नहीं, सोल्यूबिलिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है नहीं। और केमिकल्स प्रॉपर्टीज आर समथिंग दैट आर द केपेबल ऑफ हैविंग केमिकल रिएक्शंस विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे आयन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कैन आयन react with carbon dioxide, can iron react with nitrogen gas, can iron react with some helium gas, okay? तो इन सब का जो केमिकल रिएक्शन होता है, these are the chemical properties, can they do it, रिएक्टिव टू ऑक्सीजन, रिएक्टिव टू एयर, रिएक्टिव टू वाटर। कुछ चीजें वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है, तो ऑल दिस रिएक्शंस आर कम अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक बेसिक समझ आ गया कि फिजिकल मैटर क्या होता है, उसकी मास क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस वो कैसे बनते हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। आ गया समझ? कोई डाउट? नो सर। नो सर। Yes, sir. आप आप जब 12th तक जाओगे, करेक्ट, आप बहुत
बड़ी-बड़ी केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे। बड़ी-बड़ी मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये इसके साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, वो उसके साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है। ये सब चीजें पढ़ोगे और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे कि कार्बन ऐसे कुछ बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो आप ऐसे कुछ देखोगे कि ये बेंजीन रिंग है C2H5OH, ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगी। तो बहुत मजेदार चीजें आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगी। पता नहीं आपने कभी कार्टून में ऐसी चीजें देखी होगी या नहीं, लेकिन ये सब चीजें आप पढ़ोगे और ये बहुत आसान सी चीज है कि एक सब्सटेंस दूसरे के साथ मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, करेक्ट, आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो Fe2O3। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो H2O बनता है। H2O मतलब पानी बनता है। पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस हो गए और केमिस्ट्री इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस स्टडीज कि ये चीजें कैसे बन रही है। ये हम यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यार मेरे पास कोई एम्प्टी स्पेस क्यों नहीं है? ओके, ओके। केमिकल कुछ टाइप की होती है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि मैंने 2 ग्राम का पानी, 2 ग्राम ऑफ समथिंग सब्सटेंस ले लिया, कुछ पानी ले लिया, वाटर ले लिया, क्या ये इसमें सोल्यूबल है या नहीं, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। ये जो मैथमेटिकल चीज है ना, ये सब आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो डेंसिटी इतनी है तो ये क्या सोल्यूबल हो पाएगा या नहीं, क्या उसमें डिजोल्व होगा या नहीं, उसका वेट कितना है सब्सटेंस का, मतलब A+B=C हो रहा है, तो A का वेट इतना है, बी का वेट इतना है, तो सी का वेट कितना बनेगा। ये सब चीजें आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। जिस इट्स अ जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, हमने जो बोला कि फिजिकल डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, इज इट अ सोल्यूबल, उसका फ्रेग्रेंस क्या है वगैरह, दिस इज पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो केमिकल रिएक्शन देखे, करेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन बनेंगे। A to B किया तो यहाँ क्या बनेगा, सी बनेगा। कैसे बनेगा, सी की प्रॉपर्टीज क्या होगी। और A+B के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, करेक्ट, मतलब यहाँ ए में बहुत सारी चीजें हो सकती है, बी में बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उनसे सी क्या बनेगा। दिस इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो बहुत आसान चीज है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आयन का कलर क्या है, रेड, नाइट्रोजन का कलर क्या है, ब्लू, आयन का रस्ट होने के बाद कलर क्या होगा, मेटालिक रेड, ब्राउन, इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद कलर क्या बनेगा। दिस इज अ स्टडी ऑफ कलर, फ्रेग्रेंस। ये सब चीजें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो एक ऊपर ऊपर का पिक्चर क्लियर हो गया और पूरा केमिस्ट्री आपका इन तीनों चीजों में ही कंप्लीट होगा। आप स्कूल में ज्यादा ये पढ़ोगे, 11th 12th में ये थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बस रटोगे, मतलब एग्जाम के लिए लर्न करके जाओगे कि आयन का कलर क्या, नाइट्रोजन का कलर क्या, हीलियम का कलर क्या, क्रिप्टॉन का कलर क्या। ओके, तो ये पढ़ने के लिए, सब समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले एटम, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। एटम और पीरियोडिक टेबल काफी क्लोजली रिलेटेड है। तो आपको समझ आने लग गया कि मैं यार ये जो भाषा लिख रहा हूँ ना, Fe, ऑक्सीजन, H2O, ये क्या होगी, ये आपको अभी पता नहीं होगा, करेक्ट, ज्यादा। तो ये दो दो टॉपिक कवर करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चीजें क्या होती है, कि केमिकल रिएक्शंस क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे मैटर एंड इट प्रॉपर्टीज ये सब्जेक्ट कवर कंप्लीट कर दिया है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम डिस्कवर कैसे हुआ था, क्योंकि एटम आंखों को दिख ही नहीं रहा था, करेक्ट। तो एटम का कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के, तो आयरन की प्रॉपर्टी क्यों है, आयरन की प्रॉपर्टी आ रही है उसके सबसे छोटी चीजों से, एटम से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम नेक्स्ट क्लास से एटम स्टार्ट करेंगे, एटम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा वो था मैटर। मैटर मतलब बहुत टॉप लेवल पे हमने पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हमने, 4 सेट्स ऑफ मैटर देख लिया। तो इसमें अभी कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी? No, sir. No, sir. तो मैं पता नहीं, अभी इसका ये तो बहुत आसान चीजें पढ़ी, मतलब होमवर्क के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। तो इसका रिकॉर्डिंग